बहुत लंबे समय से न्यायिक सक्रियता को लेकर उठते सवालों की गूंज सुनी जा रही है। इन दिनों जब समलैंगिक विवाह के सवाल पर सर्वोच्च अदालत सुनवाई कर रही है, तब ये आवाज काफी मुखर है। न्यायिक सक्रियता को लेकर प्रतिक्रिया करने वालों की संख्या में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन इसके बीच जब न्यायिक सक्रियता ज़ेरे बहस हो, उस पर सवाल उठ रहे हों, तब इसे बिना अपनी बहस का हिस्सा बनाए छोड़ देना उचित नहीं होगा। तटस्थ होना प्रासंगिक नहीं होगा। इस पर हमें अपनी बहस न्यायिक सक्रियता शब्द से ही शुरू करनी चाहिए। सक्रिय तब कहा जाएगा जब कोई चीज निष्क्रिय हो। न्यायिक प्रक्रिया, न्यायपालिका कभी निष्क्रिय नहीं रही। अगर ऐसा होता तो हमारे नौकरशाह तानाशाह बन जाते, राजनेता अराजक नजर आते। ये नहीं हुआ, मतलब साफ है कि न्यायिक सक्रियता निरंतर बनी हुई है। सक्रियता वैसे भी एक सकारात्मक शब्द है। इसका इस्तेमाल हम कुछ ऐसे कर रहे हैं जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल किया। सक्रियता से लोगों को आराम ही मिलता है। दरअसल जिस शब्द को लेकर नाराजगी है वो शब्द सक्रियता नहीं है, वो है न्यायिक अति सक्रियता। इसलिए जुडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक अति सक्रियता कहा जाए तो शायद लोगों की भावनाओं को हम सही ढंग से प्रकट कर सकेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता उतना ही पुराना टर्म है जितनी भारत की आज़ादी है। सन 1947 में एक अमेरिकन इतिहासकार आर्थर स्लेसिंगर जूनियर ने फॉर्च्यून पत्रिका में न्यायिक सक्रियता का ही शब्द इस्तेमाल किया था। न्यायिक सक्रियता और भारत का संदर्भ इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये शब्द हमारी आज़ादी के बरस में उपजा था। स्लेसिंगर के अनुसार एक न्यायिक एक्टिविस्ट कानून को लचीला मानता है कि कानून बना ही इसलिए है कि सर्वाधिक संभव सामाजिक अच्छा किया जाए। पर सर्वोच्च न्यायालय ने 1950 और 1970 के दशक के बीच कई मामलों में भारत के संविधान की जांच की, जिससे कुछ ऐसे मामले सामने आए जिनमें भारत में न्यायिक अति सक्रियता का प्रयोग किया गया था। स्लेसिंगर के लेख के बाद के वर्षों में न्यायिक एक्टिविस्ट शब्द को अक्सर नकारात्मक रूप से देखा गया, लेकिन जिस तरह आज हम न्यायिक अति सक्रियता को नेगेटिव अर्थों में लेते हैं, उसके विपरीत स्लेसिंगर ने इस बारे में अपनी कोई राय नहीं बनाई थी। न्यायिक अति सक्रियता सकारात्मक है या नकारात्मक, राजनीतिक गलियारों के दोनों पक्षों ने इसका इस्तेमाल उन फैसलों पर आक्रोश व्यक्त करने के लिए किया जो उन्हें अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं के पक्ष में नहीं मिले थे। स्वीकृत कानूनी मानदंडों से मामूली विचलन के लिए भी न्यायाधीशों पर न्यायिक अति सक्रियता का आरोप लगाया जा सकता है। विभिन्न कारणों से किसी भी जज के खिलाफ न्यायिक अति सक्रियता के आरोप लगाए जा सकते हैं। ये हो सकता है कि किसी जज ने प्रेसिडेंट के पहले की मिसालों को नजरअंदाज किया हो, संसद या विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून को खत्म किया हो, या एक निश्चित सामाजिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गलत उद्देश्यों के साथ कोई निर्णय लिखा हो। ये सब किसी भी देश में हो सकता है। अमेरिका की तरफ देखें तो पाएंगे कि वहाँ न्यायिक अति सक्रियता के ढेरों उदाहरण हैं। एक बड़ा उदाहरण 1973 का रो बनाम वेड मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार की व्यवस्था बना दी थी। 30 साल बाद वही व्यवस्था पलट दी गई है। ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। भारत की बात करें तो पाएंगे कि आज़ादी के बाद के पहले दशक में न्यायिक अति सक्रियता का कोई उदाहरण नहीं मिलता है, लेकिन 60 और 70 के दशक में हुस्नारा खातून बनाम बिहार राज्य, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, MC मेहता बनाम भारत संघ आदि, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के एक मामले में बहस छिड़ गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत के संविधान के भाग 3 के तहत उल्लेखित अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के फैसले को खारिज तो कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि संविधान के भाग 3 के बारे में संवैधानिक ढांचे को बदला नहीं जा सकता। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य जैसे कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक विधायिका की भूमिका निभाते हुए नियम और विनियम तैयार करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए थे। इस तरह की अति सक्रियता हाईकोर्ट के स्तर पर अक्सर दिखाई देती है, जहां माननीय न्यायाधीश अपनी निजी राय को फैसले की शक्ल देते हैं। मैंने नोटिस किया है कि 1990 के दशक की शुरुआत से भारतीय अदालतों ने शासन में भ्रष्टाचार से लेकर विधायी मामलों और राजनीतिक नीतिगत मामलों के तक कुछ ज्यादा ही तेजी से कदम रखा है। आज की अदालतों में एक नया रवैया है जो विधायी और कार्यकारी क्षेत्रों में न्यायपालिका में हस्तक्षेप को दिखाता है। पिछले कुछ वर्षों में न्यायिक अति सक्रियता सिर्फ भारत में ही फली फूली है। इसका एक उदाहरण जनहित याचिका का अति उत्साहित इस्तेमाल है और उसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना है।
न्यायिक अतिसक्रियता मुख्य रूप से कार्यपालिका और विधायिकाओं की विफलता के कारण उत्पन्न हुई है। नतीजतन अदालतें और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े तत्व अति सक्रिय हो जाते हैं और संबंधित प्राधिकरण यानी सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करते हैं। मेरी नज़र में इस अति सक्रियता का एक दुष्परिणाम रहा है कि अदालती फैसलों के प्रति कार्यपालिका की गंभीरता, सम्मान और भय लगभग खत्म हो चुका है। हम सब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे दर्जनों आदेशों को जानते हैं जिन्हें कार्यपालिका ने या तो पूरी तरह नजरअंदाज किया या फिर हित में अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। न्यायिक अतिसक्रियता को समझने के लिए ओवररीच और आउटरीच प्रक्रिया के बारे में समझना जरूरी है। इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर व उन्हीं शब्दों के सहारे प्रक्रिया गढ़कर न्यायिक अतिसक्रियता को इन दिनों अंजाम दिया जा रहा है। आप कभी उच्च न्यायालय की बहस को सुने, जब कोई प्रशासनिक अफसर की पेशी होती है तो जज साहब क्या क्या कहते हैं, जबकि वो वाक्य उनके फैसले का हिस्सा नहीं होते। लखनऊ की अदालत में हत्या के एक मामले में एक विधायक जी की जमानत के लिए अदालत से प्रार्थना की गई, पर विधायक जी को दोष मुक्ति मिल गई। यही नहीं, गोरखपुर की एक अदालत में एक आदमी के खिलाफ जज साहब ने अदालत में न आने को चलते 82-83 जारी कर दी। वो अदालत में पेश होने आया तो जज साहब को पता चला कि उसके पिता का नाम गलत है। अपने किए पर पछतावा करते हुए उसे अदालत से जेल भेजने की जगह छोड़ दिया गया। पर पुलिस को उन्होंने क्या कहा कि कुर्की करने पहुंची पुलिस, जो अपनी गलती मानकर वापस आ गई थी, उसने 3 दिन बाद ये शिनाख्त की कि पिता का नाम गलत है, पर वो यही आदमी है। नतीजतन उसे जेल भेज दिया। हाल फिलहाल न्यायिक अतिसक्रियता का नमूना समलैंगिक विवाह को लेकर संविधान पीठ में चल रही सुनवाई है। मानो ये लंबी चली तो देश में जाने क्या बरप जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 आला अफसरों को केवल इसलिए अदालत में हिरासत लेने का आदेश दे दिया क्योंकि वित्त विभाग के अफसरों ने रिटायर्ड न्यायाधीशों को उनकी मनचाही सुविधा देने से मना कर दिया। ऐसे में न्यायिक अतिसक्रियता के कारणों की भी खोजबीन जरूरी है। इसके पीछे जो कारक हैं वो प्राय सेवानिवृत्ति के बाद कहीं कोई एडजस्टमेंट, पद का अनावश्यक प्रभाव दिखाना, देश के तमाम महत्वपूर्ण और संवेदनशील पदों पर बैठे लोगों के लिए अनिवार्य है कि वो सेवानिवृत्त होने के 1-2 साल कूल ऑफ करने के बाद ही किसी पद पर काम कर सकते हैं। ये नियम हमारे न्यायमूर्तियों पर भी लागू होना चाहिए। न्यायिक अतिसक्रियता के मार्फत किसी को लाभ पहुंचाने, किसी राजनीतिक दल के लिए काम करने, किसी औद्योगिक घरानों को राहत देने वाले फैसलों के बाद न्यायमूर्तियों को इनके साथ पारी खेलने से दूर रखने के नियम बनाने होंगे। न्यायिक अतिसक्रियता इस नजरिए को जन्म देता है कि जब कुछ अदालतों को ही काम करना है तो हम क्यों कुछ करें। ये दोनों बड़ी समस्याएं हैं जिनसे कैसे हम निपटेंगे, इसका कोई हल नजर नहीं आता है।